हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये होता क्या है, कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट राइटर कौन है, और इम्पॉर्टेंट राइटर से रिलेटेड उनके वर्क्स कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह आपकी LT ग्रेड की जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उसमें 68 वीडियो है। अब तक हमने 67 कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि पहले टर्म्स कवर कराएं, कॉलोनियल जैसे कि कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल ज़्यादा ही आ गया था, ये रिक्वेस्ट था। एंड एक्सप्रेशनिज्म जितने भी हैं, मॉडर्निज्म, वो सब पहले कवर कराएं, बाद में फ़िक्शन। तो देखेंगे हम दोनों ही कवर करके चलेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं चाहे कि भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, कल का टाइम दे दीजिए। परसों से मैं क्या होगा ना, एक दिन में 3-3 वीडियो आपकी मिलेगी, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है। तो बी रेडी। और एक ही दिन में 3-3 वीडियो अगर हम डालेंगे ना, जैसे 3 वीडियो अगर मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, तो 3 वीडियो एक दिन में अगर होगा तब जाके कहीं हम लोग का कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा है ऐसे ही करने वाले हैं, ताकि हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। मेरे दिमाग में है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आश्रित हैं इसी चीज़ पर कि कम मैम, क्योंकि शुरुआत से डे 1 से वो पढ़ते चले आ रहे हैं मेरे चैनल से, और थ्योरी मैंने करा ही दी है लगभग। तो वो बच्चों के लिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ बेचारे वो इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं करा नहीं पा रही हूँ। सच बताऊँ तो बिज़ी शेड्यूल्ड है, मैं चाह के भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन बस मुझे एक दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं फिर परसों से पक्का की प्रॉमिस कि हाँ मैं डेली वीडियो आपको दूंगी, वो भी 3-3 वीडियो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हमें करना है एग्ज़ाम से पहले, जनवरी से पहले ही सोच रही हूँ मैं, ठीक है। उधर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। सबसे पहले कॉलोनियल समझेंगे। कॉलोनियल होता क्या है, जानते हैं कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है? कॉलोनियल लिटरेचर से मतलब ये हुआ, कॉलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लिखा गया। जब यानी कि भारत में जब ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज़ों का जब शासन था भारत में, तब जो लिटरेचर लिखा गया ना, उसी लिटरेचर को कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लिटरेचर लोग लिखते थे ना, चाहे वो इंडियन ऑथर हो चाहे वो ब्रिटिश ऑथर हो, दोनों लिखते थे लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर लिखते थे ना, तो सिर्फ कहानियाँ, इसमें ये ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ कहानियाँ ही लिखते थे, या कोई ऐसी कहानी फिक्शन कहानियाँ उठा लिया या कोई पोइट्रीज उठा ली वही लिखते थे, वही सिर्फ नहीं रहता था। बल्कि उस टाइम के जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर भी था, एंड नाइजीरिया पे भी था जब ब्रिटिश का शासन था। तो वो क्या, जो राइटर होते थे, चाहे इंडियन ऑथर हो गए चाहे ब्रिटिश का तो नहीं था, लेकिन इंडियन, उस समय किस पे लिखते थे ये अपने लिटरेचर, किस पे लिखते थे ये, उस टाइम का जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड जो मानसिक संघर्ष, ये सारी चीज़ों का ना रिटन डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था। मतलब ये लोग ना राजनीतिक चीज़ों पे लिखते थे, सामाजिक चीज़ों पे लिखते थे, सांस्कृतिक चीज़ों पे लिखते थे, और जो माइंडली जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, मानसिक संघर्ष, उन सारी चीज़ों पर ये राइटर लिखते थे। समझ में आया? और इसी पीरियड में ही IWE की, ये ध्यान रखना, इसी पीरियड में ही IWE की शुरुआत हुई। अब ये IWE क्या है? IWE मतलब इंडियन, ध्यान से एकदम समझना, बाकी हम फैक्ट की तरफ आ जाएंगे, पहले बस इतना ही समझ लेना है ये होता क्या है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, IWE का मतलब इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसी पीरियड में, यानी कि कॉलोनियल लिटरेचर जब पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिश का शासन था भारत पर, उसी समय को कहा जाता है कॉलोनियल लिटरेचर। और इसी काल में ही इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में भारतीय राइटिंग की शुरुआत हुई। यानी कि जो भारत के राइटर थे ना, वो जब लिखते थे लिटरेचर, तो वो इंग्लिश में लिखते थे। इसी टाइम पीरियड पे शुरुआत हुआ था IWE की। समझ में आया? देखिए, कॉलोनियल लिटरेचर को और इजी वे में अगर मैं समझाऊँ ना, कॉलोनियल लिटरेचर वही होता है जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में लिखा गया, जिसमें भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव दिखता है। अगर आप कॉलोनियल लिटरेचर का एक भी वर्क उठा के देख लोगे या पढ़ लोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि उस समय जो अंग्रेज़ का शासन चल रहा था ना, वही सारी चीज़ें आपको उनके वर्क में देखने को मिलेगी। वही दुख दर्द
जो भी राइटर ने उस समय का जो दुख दर्द जो सहा होगा वही सब कुछ मिला होगा। उस समय के शासक कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। और किस पे शासन करते थे? भारतीयों पर। तो उनके वर्क में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। और उस समय के दो राइटर रहते थे। एक तो ब्रिटिश रहते थे, ब्रिटिश राइटर, जिन्होंने वो कैसे लिखते थे अपनी राइटिंग, वो अपना लिटरेचर कैसे लिखते थे? तो भारत और भारतीयों को अपने नज़रिए से लिखते थे वो। मतलब जब वो जो ब्रिटिश राइटर थे उस समय के, जो अंग्रेज राइटर थे उस समय के, जब वो अपने लिटरेचर लिखते थे ना, तो वो भारत और भारतीयों को अपने नज़रिए से लिखते थे। मतलब जैसे वो जिस नज़र से भारत और भारतवासियों को देखते थे वैसे ही लिखते थे लिटरेचर। वो उस टाइप के राइटर हो गए ब्रिटिश राइटर। और जो इंडियन राइटर हुआ करते थे उस समय के, वो कैसे लिखते थे? वो एक तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, दूसरा वो अपने अनुभवों को लिखते थे, जो भी उस समय का उनका एक्सपीरियंस था वो लिखते थे, जो उस समय का उनका दुख था। भाई अंग्रेज़ों का शासन था, दुख तो होगा ही। तो जो उस समय का जो पीड़ा, जो दुख, जो विरोध, जो पहचान, इनकी पहचान भी कहीं ना कहीं खो गई थी भारतीयों की। तो इनके वर्क में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। समझ में आया? तो ये होती थी कॉलोनियल लिटरेचर। और अंग्रेज़ों का शासन कब बढ़ा भारत पर? तो जब एक चीज़ ध्यान रखना, 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद ही भारत पर अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व कहते हैं ना, वो बढ़ा। यानी कि उसके बाद ही अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई। मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो लागू हुई 1757 के बाद। यानी कि भारतीयों ने क्या किया था? इंग्लिश को अपने एक्सप्रेशन का माध्यम बनाया। यानी कि उनको कुछ भी लिखना रहता था, लिटरेचर वगैरह, वो इंग्लिश में लिखते थे। धीरे धीरे इंग्लिश में भारतीय साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, इंडियन लिटरेचर का विकास हुआ। और यही समय था इंडियन राइटिंग इंग्लिश का जन्म काल, कॉलोनियल लिटरेचर। ये ध्यान रखना बच्चे। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं पूरा समझा दे रही हूँ, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। बाकी की फैक्ट हम देख लेंगे जो एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा यहाँ पे ब्यौरा मैं पढ़ाऊँगी तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और समझना आप कि कॉलोनियल लिटरेचर की थीम क्या हुआ करती थी। कॉलोनियल लिटरेचर, देखिए कॉलोनियल लिटरेचर कब लिखा गया? ठीक है, ये ध्यान रखना। दो चीज़ ध्यान रखना, कॉलोनियल लिटरेचर जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय जो लिटरेचर लिखा गया वो कॉलोनियल लिटरेचर है। अब यहीं पे पोस्ट कॉलोनियल आपने पढ़ा होगा। पोस्ट कॉलोनियल जब भारत आज़ाद हो गया 1940, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद जो लिटरेचर आया वो आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। उसी कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम पोस्ट कॉलोनियल पे नहीं आएंगे, बस मैंने ऐसे बता दिया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो कॉलोनियल लिटरेचर है ना, इसका थीम क्या होता था, मतलब ये लोग किस पे लिखते थे। अगर राइटर उस समय चाहे ब्रिटिश राइटर हो गए चाहे इंडियन राइटर हो गए, ये लोग अपने वर्क जब लिखते थे ना तो किस पे लिखते थे, किस थीम पे लिखते थे। तो देखो इसमें ये होता था ना कि यहाँ पे ये होता था ना कि ये लोग जब लिखते थे ना कॉलोनियल लिटरेचर के टाइम पे, जो राइटर अपने वर्क लिखते थे, अपनी राइटिंग लिखते थे, तो उस पर ना कॉलोनियल का पूरा प्रभाव दिखता था। यानी कि अंग्रेजी शासन का भारतीय समाज पर जो असर है वो दिखता था। सत्ता और शोषण, यानी कि सत्ता कैसा है, कैसा शोषण कर रहा है भारतीयों के साथ, ब्रिटिश था, ब्रिटिश का सत्ता चल रहा था, वो भारतीयों के साथ कैसा कर रहा है, वो सारी चीज़ें उनके वर्क में देखने को मिलती थी। और क्या देखने को मिलती थी? तो सांस्कृतिक टकराव देखने को मिलता था। यानी मतलब प्योर हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सांस्कृतिक टकराव देखने को मिलता था उनके वर्क में, कॉलोनियल लिटरेचर के टाइम पे जो राइटर लिखते थे। यानी कि इंडियन संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है वर्सेस वेस्टर्न संस्कृति, ये दोनों का देखने को मिलता था। दोनों में परंपरा जो ट्रेडिशनल है, जो मॉडर्निज्म है, इसका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था उनके वर्क में। ये सारी थीम थी, मतलब इसी पे वो अपने वर्क लिखते थे कॉलोनियल लिटरेचर के राइटर। ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश हो गए चाहे वो आपके इंडियन हो गए। पहचान की समस्या, जो इंडियन राइटर होते थे ना उस समय के कॉलोनियल लिटरेचर के टाइम पे, जो इंडियन राइटर होते थे ना, वो ये खोजते थे कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या, हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि वो दबे हुए थे किससे? अंग्रेज़ों के शासन से, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों शासन कर रहे थे, इसी वजह से। तो ये लोग भी अपनी राइटिंग में लिखते थे, इन लोग का दुख दर्द इनकी राइटिंग में देखने को मिलता था इंडियन राइटर का। वो ढूंढते थे अपनी आइडेंटिटी,
इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हुए भी भारतीय पहचान कैसे बची रही, ये सारी चीज़ें थीं। और गुलामी की पीड़ा भी इनके अंदर थी, भाई गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो इस दुख दर्द इनके वर्क में दिखता था इंडियन राइटर के। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंडियन राइटर के वर्क में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि वो लिबर्टी की भावना रखते थे कि कब आज़ादी हमें मिले। इंडियन राइटर के वर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, सामाजिक सुधार, जैसे जाति व्यवस्था पर, स्त्री की जो विमेंस सिचुएशन पर, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, जो भी कुरीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। ये सब मैंने इंडियन राइटर को बताया है। ठीक है, अब क्या था, कॉलोनियल लिटरेचर के दो प्रोमिनेंट क्लास थे। कौन से वो क्लास थे, एक तो ब्रिटिश राइटर थे, एक तो इंडियन राइटर थे। उस समय मतलब ब्रिटिश भी राइटिंग करते थे, इंडियन भी राइटिंग करते थे, कॉलोनियल लिटरेचर जब था उस समय। तो इन दोनों राइटर पे ना क्या होता था, मतलब जब ब्रिटिश राइटर अपनी राइटिंग लिखते थे ना, तो ये लोग भारत पे लिखते थे, भारत के लोगों पर लिखते थे, तो भारत और भारत के लोगों को किस नज़र से देखते थे उस तरह ये अपनी राइटिंग लिखते थे। जैसे ये लोग ना भारत को ना एक रहस्यमयी तरीके से देखते थे, पिछड़ा वर्ग समझते थे कि भारत क्या है, पिछड़ा है ये, या फिर कोई विदेशी भूमि के रूप में नहीं देखते थे। तो ऐसे ही ये लोग लिखते थे जो ब्रिटिश राइटर हैं, यानी कि यूँ कहे तो ये पूरी तरह से बायस्ड होता था, मतलब इंडिया को इस तरह ये देखते थे, नीच, पिछड़ा, एक रहस्यमय, एक मिस्टीरियस। समझ में आया, ये ऐसे लिखते थे ब्रिटिश राइटर। और जो इंडियन राइटर होते थे ये कैसे लिखते थे, तो इंडियन राइटर ये अपने समाज की जो रियल सिचुएशन थी उस समय की, समाज की जो भी रियल इश्यूज थे वो अपने राइटिंग में लिखते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अंग्रेजों की सत्ता की आलोचना भी है इनके राइटिंग में। जो इंडियन राइटिंग के आप वर्क उठा लोगे, मैं बता रही हूँ इंडियन राइटर के कौन कौन से वर्क, मतलब कौन से इंडियन राइटर हैं। ठीक है, तो जो इंडियन राइटर होते थे ना, ये जब लिखते थे ना, तो ये समाज की जो रियल सिचुएशन है वो दिखाते थे, जो समाज के रियल इश्यूज हैं वो इनके वर्क में, इनकी राइटिंग में देखने को मिलता था। अंग्रेजों का सत्ता चल रहा था, उसकी आलोचना भी इनकी राइटिंग में देखने को मिली। ठीक है, जो इन भारतीय जीवन था, दर्शन था, संस्कृति, ये सारी चीज़ें इनके राइटिंग में देखने को मिलती थी। और यही लिटरेचर आगे चलकर स्वतंत्र भारत के इतिहास की नींव बना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, लैंग्वेज जो थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ना वो पहले शासन की लैंग्वेज थी, यानी कि ब्रिटिश लोगों की थी। बाद में ये एक्सप्रेशन और विरोध की लैंग्वेज बन गई, ये ध्यान रखना है। तो ये था भाई कॉलोनियल लिटरेचर, जो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया है। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे हम एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल भी मैंने ले लिया, एक ही में ले लिया दोनों को। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना आपने, मैं इसको मिटाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि इतना तो है नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक है, बस टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अंग्रेज़ों के समय क्या था, भारत में इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जब हुई ना, भारत में जब भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था और भारत में जब इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई, तो कुछ खास, जो कुछ स्पेशल कानून से हुई। जैसे स्पेशल कानून क्या था, चार्टर एक्ट आया। ठीक है, चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड। तो चार्टर एक्ट कब आया, 1813 में पहली बार भारत। क्यों आया ये, इससे ये था फ़ायदा, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 पहली बार ये। ठीक है, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, यानी कि चार्टर एक्ट कब आया, 1830 में आया। और ये जो 1830 का था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पलासी का युद्ध। 1830 में क्या हुआ, ये चार्टर एक्ट क्या था कि पहली बार जो इंडियन है, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। यहीं से इंग्लिश सीखने की नींव पड़ी, चार्टर एक्ट, ध्यान रखना ये टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा ये था मैकाले। दूसरा क्या था, मैकालेस मिनट। ये कब था, 1835। ये क्या था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अगर इंडिया में एजुकेशन का माध्यम होना तो चाहिए सिर्फ इंग्लिश, ये मैकाले ने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैकाले का मकसद क्या था,
मतलब ऐसी भारतीय तैयार करना जो रंग और खून से भारतीय हो, जिसका रंग और खून वो इंडियन हो, लेकिन जिसकी पसंद, जिसकी थॉट, बुद्धि अंग्रेज हो। ये मैकाले का था। मैकाले ऐसे चाहता था, ऐसा मकसद था मैकाले का कि ऐसा हम इंडियन तैयार करेंगे जो रंग और खून तो भारतीय का हो, लेकिन पसंद, विचार और बुद्धि वो अंग्रेज का हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, पॉइंट बता रही हूँ ये सारा। एक और चीज़ ध्यान रखना, डाउनवर्ड फिल्टरेंस थ्योरी। ठीक है, इसको हम नीचे में ले लेते हैं, यहाँ पे है नहीं स्पेस। देखिए ये सारे पॉइंट है, हम पढ़ने वाले हैं इसी को। यहाँ मैं समझा दे रही हूँ थोड़ा सा कॉलोनियल लिटरेचर का, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने 2 बताया। एक और ध्यान रखना, एक है डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इनका मानना ये था कि पहले ऊंचे जो वर्ग के लोग हैं, जो पहले ऊंची क्लास के लोग हैं, उनको शिक्षित करो, फिर शिक्षा अपने आप नीचे के जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये थ्योरी था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का ये मानना था। तो ये भी याद रखना है आपने। एक और पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कॉलोनियल से ही रिलेटेड है। वुड्स डिस्पैच, एक और याद रखना, वुड्स डिस्पैच। ये क्या था? ये क्या था? ये कब आया था? 1854। वुड्स डिस्पैच 1854। ये ना, इसे इंग्लिश लैंग्वेज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना, वुड्स डिस्पैच 1854, इसे ना इंग्लिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, हिंदी में लिख दे रही हूँ, इसे इंग्लिश लैंग्वेज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब है ये सारी चीज़ें आपके कॉलोनियल से मतलब रिलेटेड है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है, क्या पता कौन सा आ जाए एग्ज़ाम में। तो वुड्स डिस्पैच जो है ना, ये 1854 में आया था। इसे इंग्लिश लैंग्वेज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि इसने भारत में शिक्षा का पूरा जो ढांचा है वो तैयार किया था, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी इसी ने तैयार किया था। यानी कि इंडिया में जो भी एजुकेशन का जो पूरा ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो इसी ने तैयार किया था, वुड्स डिस्पैच ने। इसलिए इसे इंग्लिश लैंग्वेज का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पॉइंट्स याद रखना। ओके, एक चीज़ और याद रखना, आज़ादी से पहले जो इंडियन पोएट थे, प्री इंडिपेंडेंस पोएट है ना, जो शुरुआती पोएट थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ भारतीय यानी कि इंडियन जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया करते थे। ठीक है, आज़ादी से पहले जो राइटर थे, जो इंडियन पोएट थे, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कॉलोनियल लिटरेचर के बारे में, कि वहीं से IWE की शुरुआत हुई थी। तो आज़ादी जब हुआ था 1947 से पहले, ठीक है, जो इंडियन राइटर थे वो जब भी लिटरेचर लिखते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक पॉइंट और याद रखना है आपने, एक पॉइंट और याद रखना, हेनरी LV डेरोजियो, ठीक है, हेनरी LV डेरोजियो। ये कौन थे? इन्हें भारत का पहला राष्ट्र, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनरी LV डेरोजियो ये फर्स्ट नेशनल पोएट माने जाते हैं। ये सारा कॉलोनियल से जुड़ा हुआ है, इसलिए बता रही हूँ, ये फर्स्ट नेशनल पोएट माने जाते हैं। थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा बट है इंपॉर्टेंट, इसलिए बताना पड़ रहा है। फर्स्ट नेशनल पोएट इन्हें कहा जाता है, हेनरी LV डेरोजियो को। तो यह आपने ध्यान रखना है। क्यों कहा जाता है ये भी ध्यान रखना। ओ गॉड, स्पेस है ही नहीं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। इन्होंने क्या चलाया था? यंग बंगाल
मूवमेंट चलाया था, ये ध्यान रखना है। इनकी पोइट्रीज में देशभक्ति झलकती है। हेनरी एल.वी. थोरेau, फर्स्ट नेशनल पोएट इन्हें कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अभी तो कई पॉइंट है, सब पॉइंट बताऊंगी पूरा। अब ये सोचोगे मैम ये भी पढ़ाएंगी पूरा, इसमें जितना पॉइंट रहेगा वही पढ़ने वाले हैं हम। एक चीज़ और ध्यान रखना कि टोरू डट, आपने नाम सुना होगा, टोरू डट। टोरू दत्त जो है इन्हें ना किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? किड्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना बच्चे। टोरू डट को किड्स ऑफ, अगर क्वेश्चन बाय द वे आ गया किड्स ऑफ टोरू डट, किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कौन है, किसे कहा जाता है, तो टोरू डट को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, टोरू दत्त को क्यों कहा जाता है? क्योंकि टोरू दत्त की डेथ जो हुई थी ना, वो कीट्स की तरह ही बहुत कम उम्र में हो गई थी। जैसे जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी? 25 ईयर ओल्ड के थे ना, 25 साल के थे, तभी इनकी डेथ हुई कीट्स की। और टोरू डट की 21 ईयर्स ओल्ड थे, तभी इनकी डेथ हो गई। इसलिए इन्हें किड्स ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडियन जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनको इंग्लिश में लिखा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारा मैं यहाँ पे इंडियन ही बता रही हूँ क्योंकि कॉलोनियल लिटरेचर से सारे रिलेटेड हैं ये, तो हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ओके। एक और पॉइंट याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो भी है इसी टाइम पीरियड में थे। तो 1913, वो ऐसे याद रख लीजिएगा, 1913 में गीतांजलि के लिए लिटरेचर का उनको ना नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज़ जीतने वाले पहले एशियाई बने थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मैंने कितनी बार बताया है, इन्होंने जो राष्ट्रवाद था और मानवता पर जोर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये पता होगा, याद रखना। वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं कॉलोनियल लिटरेचर से। एक और नाम याद रखना, सरोजिनी नायडू को। कहाँ लिखूं? यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये इसका है, इसका तो यहाँ पे कर दे रही हूँ, ठीक है। सरोजिनी नायडू को याद रखना, सरोजिनी नायडू को याद रखना कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है बच्चे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन्हें जिसको हिंदी में भारत कोकिला कहा जाता है ना। इनकी पोइट्री में ना भारतीय लोक जीवन और नेचर का सुंदर, मतलब नेचर के बारे में ये बराबर बताती हैं। एक और चीज़ याद रखना, श्री अरबिंदो, इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में क्या किया? स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा, ठीक है। श्री अरबिंदो, ठीक है, इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में क्या किया? स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा। और इनका जो एक एपिक है सावित्री, ये ध्यान रखना, इनकी एक एपिक है सावित्री जो वर्ल्ड फेमस है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और पॉइंट याद रखना, नॉवेल के बिग 3, जैसे कि मैंने जब पढ़ाया, आपका थ्योरी पढ़ाती थी ना, जब हम इंडियन राइटर को, जैसे कांतापुरा राजा राव का पढ़ा, ठीक है, आर.के. नारायण साहब का पढ़ा, तो उसमें मैंने बताया है। तो नॉवेल के बिग 3, द ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवेल किसे कहा जाता है? बिग 3 भी कहा जाता है, द ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवेल, या आप बिग 3 भी बोल सकते हो। बिग 3 किसे कहा जाता है? तो वही आपके हैं 1930 के दशक में क्या हुआ था, इन 3 राइटरों ने इंग्लिश लिटरेचर नॉवल को दुनिया में पहचान दिलाई थी। कौन कौन से वो राइटर हैं? तीन राइटर वो कौन से हैं? ध्यान रखना, जिन्हें बिग 3 कहा जाता है, ट्राई ऑफ इंडियन नॉवल कहा जाता है। 1930 के दौरान, 1930 के दशक में सबसे पहले मुल्क राज आनंद है,
सबसे पहले कौन है? मुल्कराज आनंद। सब जानना है भाई, क्योंकि जो भी कॉलोनियल से रिलेटेड है हमें सब जान के रखना है, क्या पता कहाँ से आ जाए, कोई जानता थोड़ी ना है। मुल्कराज आनंद है। ये क्या किए? ये समाज के गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, लोगों की आवाज़ बने। मतलब इनके वर्क में ना, इनके वर्क, ये किस पे वर्क लिखते थे? जैसे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं पर ये अपना वर्क, अपनी राइटिंग लिखते थे। इनका जो नॉवल है, सबसे फेमस नॉवल है अनटचेबल, 1935 में आया था, जो छुआछूत की समस्या पर बेस्ड है। अनटचेबल पढ़े होंगे आप लोग, 1935 में आया था। दूसरा याद रखना, आर के नारायण, आर के नारायण जी, ठीक है, इनको याद रखना। इन्होंने मालगुड़ी नाम का एक फिक्शनल सिटी बनाया, पता होगा ये भी, मालगुड़ी नाम का एक फिक्शनल सिटी बनाया। और इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बहुत ह्यूमरस होती है जब ये राइटिंग लिखते हैं। तीसरा याद रखना आपने, राजा राव। ये इंडिया के क्या कहलाते हैं? बिग थ्री कहलाते हैं। क्यों? ये भी याद रखना, बिग थ्री भी द ट्राई ऑफ इंडियन नॉवल कहलाते हैं। मैंने बताया ना, 1930 के दशक में इन तीनों राइटरों ने क्या किया था? इंडियन इंग्लिश नॉवल को दुनिया में पहचान दिलाई थी, यानी कि नॉवल की पहचान इन्होंने दिलवाई थी। तो ये ध्यान रखना है। राजा राव, ये भी याद रखना है, राजा राव, इन्होंने गांधीवादी विचार और भारतीय दर्शन को जोड़ा। जैसे कि इनका जो वर्क था कांतापुरा, 1938 है, कैसे गांधी जी के विचारों को एक छोटे से गाँव ने बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गए सारे, जितना मैंने बताया इंडियन राइटर हो गए। अब बात करेंगे कुछ ब्रिटिश राइटर के। ये सब मैं कॉलोनियल लिटरेचर का बता रही हूँ, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का नहीं बता रही हूँ, सब कॉलोनियल लिटरेचर का। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अब बात करेंगे, ये सारे ना जितना भी मैंने अभी तक बताया है, ये आपके इंडियन राइटर का था, कॉलोनियल लिटरेचर में इंडियन राइटर का था। अब बात करेंगे कॉलोनियल लिटरेचर के जो ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटिश राइटर का जो पर्सपेक्टिव है, ब्रिटिश राइटर का जो नज़रिया है, वो क्या था? ब्रिटिश राइटर ने भारत और कॉलोनियलिज्म को अलग अलग नज़रिए से देखा। जो ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने भारत और जो कॉलोनियलिज्म था उसको अलग अलग से देखा। जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा। रुडयार्ड किपलिंग, जगह नहीं है, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग जो थे, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग थे, ये जो थे ना, ये इंपीरियलिस्ट थे, ठीक है, इंपीरियलिस्ट थे ये रुडयार्ड किपलिंग। इनका मानना ये था कि जो गोरे हैं, गोरों का कर्तव्य ये है कि वह दुनिया को सभ्य बनाए। यानी कि गोरों मतलब जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश का कर्तव्य ये है कि वो दुनिया को सभ्य बनाए। इसे इसलिए वाइट मैंस बर्डन कहा गया। क्या कहा गया? वाइट, इनका वर्क भी यही है, ठीक है, वाइट मैंस बर्डन, इनका वर्क भी यही है। वर्क हो सकता है ऐसे वर्क ही पूछ ले, वाइट मैंस बर्डन किसने लिखा है, तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम याद रखना। ऐसे वर्क भी पूछा जाता है। ये साम्राज्यवादी हैं, इंपीरियलिस्ट हैं। इनका मानना था कि जो गोरे लोग हैं, गोरे लोग का कर्तव्य है कि वह दुनिया को क्या बनाए? सभ्य बनाए। इसलिए इसे वाइट मैंस बर्डन कहा गया। एक नाम और याद रखना, E.M. फॉस्टर, E.M. फॉस्टर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनकी एक किताब थी अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, इनकी एक किताब थी अ पैसेज टू इंडिया। इन्होंने इसमें क्या दिखाया? इस वर्क में इन्होंने दिखाया कि कैसे अंग्रेज और भारतीय, जो अंग्रेज लोग थे, जो भारतीय थे, वो चाह कर भी दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि उनके बीच गुलाम और मालिक का रिश्ता आ जाता है। अगर वो चाहते भी कि दोस्त बन जाएं तो दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि भाई अंग्रेज शासन कर रहे थे और भारतीय शासित थे, यानी कि वो दबे हुए थे। तो कैसे गुलाम और मालिक का रिश्ता आ जाता था, इसलिए तो इन्होंने इसमें ये बताया, ठीक है, इसमें ये चीज़ें दिखाई। एक नाम और याद रखना, जॉर्ज ऑरवेल का, जॉर्ज ऑरवेल का नाम याद रखना बच्चे। हालांकि ये वाला होगा, अब ये सब होंगे भी। जॉर्ज ऑरवेल का नाम याद रखना। इन्होंने बताया, जॉर्ज ऑरवेल, इन्होंने दिखाया कि जो कॉलोनियल है, जो कॉलोनियलिज्म है, वो न केवल गुलामों को बल्कि खुद अंग्रेजों को भी मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। ये इन्होंने दिखाया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो आइए अब हम समझते हैं बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है, बाकी हम इधर समझ लेते हैं। मैंने सब समझा दिया है कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। अंग्रेजों के शासन के टाइम पर जो लिटरेचर लिखा गया वो आपका कॉलोनियल लिटरेचर है। ठीक है, अब आके समझते हैं हम। कॉलोनियल लिटरेचर टिपिकली रेफर टू वर्क ब्रिटेन बाय ऑथर फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड पावर लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, यानी कि ये वो लिटरेचर है कॉलोनियल लिटरेचर जो उस समय लिखा गया जब यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गए, दुनिया की बाकी हिस्सों पर राज कर रहे थे। जैसे कि भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका भी दबा हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो राज कर रहे थे किस किस पर, भारत पर, अफ्रीका पर, अमेरिका पर। ठीक है, लेकिन अमेरिका को सबसे पहले आज़ादी मिल गई थी, भारत को बाद में मिली। आसान शब्दों में कहें कि ये लोग जीतने वाले थे। कौन? ये ब्रिटेन के और फ्रांस के लोग, यही ब्रिटिश थे। ठीक है, और ये लोग राज करने की या फिर राज करने वाले थे ये लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये लोग का कहना ये था, तो ये लोग का कहना ये था, इसमें जो बेचारे दूसरे लोग थे ना, जो दूसरे लोग थे, अदर लोग थे, अन्य लोग की जो भावना थी, इसमें जो गोरे राइटर थे, गोरे मतलब जो ब्रिटिश राइटर थे, वो लोकल लोगों को, जैसे भारतीय हो गए, अफ्रीकी हो गए, उनको ना खुद से अलग और अजीब दिखाते थे। मतलब खुद से अलग समझते थे कि मैं मालिक हूँ, ये लोग गुलाम हैं। तो बहुत ही अजीब दिखाते थे। उन्हें अक्सर असभ्य या जंगली समझते थे, या जंगली पोर्ट्रे करते थे कि हाँ ये लोग क्या है, जंगली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉलोनियल लिटरेचर जो फोकस करता है वो इफेक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी इन द आफ्टर मैथ। यानी कि ये जो कॉलोनियल लिटरेचर जो राइटर लिखते थे ना, वो उन पे ना, उनके राइटिंग में कोलोनिज्म का प्रभाव रहता था। वो इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल मांग रहे थे, मतलब आज़ादी चाहिए हमें, आज़ादी, और वो अपनी आइडेंटिटी के लिए पहचान ढूंढ रहे थे। ये सब मैंने बता दिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है इस लिटरेचर में। अगर ये लिटरेचर है जो कॉलोनियल लिटरेचर है, ये ध्यान रखना, कॉलोनियल लिटरेचर रेफर टू वर्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ यूरोपियन कोलोनाइजेशन रफली इन द 16 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इस टाइम का पीरियड कॉलोनियल लिटरेचर था। रफली अगर बताया जाए तो 1600 से लेके अर्ली, यानी कि 16th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी ये था। ठीक है, लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1757 से 1947 ये टाइम था शायद कॉलोनियल लिटरेचर का, क्योंकि इस समय ब्रिटिश का शासन था भारत पर। ठीक है, और उसी समय जो लिटरेचर लिखा गया वही कॉलोनियल लिटरेचर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आया? 16th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक, उस टाइम पीरियड को कहते हैं कॉलोनियल लिटरेचर, या आप बोल सकते हैं 1757 से लेकर 1947 के बीच में कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया। उसी लिटरेचर को कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है, जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो ये लोग क्या समझते थे मैंने बताया, इसमें जो राइटर थे ब्रिटिश राइटर, वो अपने लोकल लोग जैसे भारतीय या अफ्रीकी लोगों को खुद से अलग समझते थे, बहुत अजीब दिखाते थे, उन्हें अक्सर असभ्य समझते थे, जंगली समझते थे। अब इसमें इन लोग की ये आवाज़ थी। इसमें जो जस्टिफिकेशन ऑफ एम्पायर थे, जो साम्राज्यवाद का समर्थन था, ये क्या दिखाते थे, ये इस लिटरेचर में ये दिखाने की कोशिश करते थे कि अंग्रेज़ों का राज करना ज़रूरी है, भारत पर या अफ्रीका पर अंग्रेज़ों का राज करना ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया को सब, भाई अंग्रेज़ों के पास इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज लेके आएंगे ताकि वो दुनिया को सब बना सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, गोरे आदमी का बोझ। इसे क्या कहा जाता है? वाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इसमें एक्सप्लोरेशन एंड ट्रैवल, यानी कि इसमें राइटरों ने क्या किया, नए ज़मीनों, वहाँ के मसालों, जंगलों, इन सभी की चीज़ों को अपनी नज़र से देखा। मतलब जो राइटर लिखते थे ना, जो ब्रिटिश राइटर थे, वो जब लिखते थे ना, तो वो अपने नए नए ज़मीनों के बारे में, वहाँ के मसालों के बारे में, जंगलों के बारे में अपनी नज़र से, जैसे वो जिस नज़र से देखते थे वैसे ही वो अपने वर्क में लिखते थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझ लें रुडयार्ड किपलिंग का। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग का जो वर्क है, जैसे कि किम याद रखना, ये भी इनका एक वर्क है। और दूसरा याद रखना, जैसे कि अभी मैंने बताया, वाइट मैन्स, ठीक है, वाइट मैन्स बर्डन, ये भी इनका वर्क है, वाइट मैन्स बर्डन।
ये भी याद रखना। या जोसेफ कॉनरेड का भी याद रखना, ठीक है। जोसेफ जी का हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो राइटर होते थे वो खोज करते थे, यात्रा जहाँ जहाँ जाते थे, जैसे कि मेनी वर्क्स टेक द फॉर्म ऑफ जर्नल्स, लेटर्स, रिपोर्ट डिटेलिंग द जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ द न्यू टेरिटरीज। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मतलब राइटर जाते थे, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ के जो मसाले हैं, जंगलों हैं, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करते थे अपनी नज़र से, जैसे वो देखते थे, ठीक है। अब देखते हैं कॉलोनियल का, मैंने बताया पूरा कॉलोनियल क्या है, इजी शब्दों में हम समझ गए हैं। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय जो लिटरेचर लिखा गया वही कॉलोनियल है। और इंडियन कुछ राइटर मैंने बताया है, इंडियन राइटर पे उनके वर्क में हमें कॉलोनियल का देखने को मिलता है, थीम वगैरह, मतलब एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें मैंने बताई, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज अ बॉडी ऑफ वर्क रिटन बाय ऑथर्स फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड नेशंस सच एज नाइजीरिया, इंडिया, जमैका एंड केन्या। इट इमर्ज्ड प्राइमरली इन द मिड 20th सेंचुरी एज दीज नेशन गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1947 के बाद का, यानी कि आज़ादी के बाद जो लिटरेचर लिखा गया वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है। उस समय मिड 20th सेंचुरी का टाइम था, जब ये सारे देश क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वह लिटरेचर है जो आज़ादी मिलने के बाद उन देशों के राइटर द्वारा लिखा गया जो कभी गुलाम थे। जैसे कि भारत गुलाम था, अंग्रेजों के शासन के अंदर था, नाइजीरिया गुलाम था, जमैका गुलाम था, केन्या गुलाम था, और सभी को आज़ादी मिल गई थी। तो आज़ादी के बाद जो राइटरों द्वारा इन सारे देशों के जो राइटर ने लिटरेचर लिखा उसे कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। मतलब अब बात करेंगे, ये लोग आज़ाद हो गए थे पूरी तरह से और अपनी खोई हुई पहचान वापस मांग रहे थे, ये सारा देश जो अंग्रेजों के शासन तले दबा था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो अपनी पहचान वापस पाना, reclaiming identity, writers seeks to restore their own history and culture which was often suppressed or rewritten by colonizers। तो अपनी पहचान वापस पाना, reclaiming identity, यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जो राइटरों ने जिन देशों के राइटरों ने लिटरेचर लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पहचान वापस मांगी। यानी कि कॉलोनियल पीरियड में क्या था, इतिहास को जो लिखा गया ना वो यूरोपीय नज़रिए से लिखा गया, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों के नज़रिए से लिखा गया था। अब राइटर को अंग्रेजों के शासन से बिल्कुल आज़ादी मिल गई थी। अब राइटर अपने देश के इतिहास को, संस्कृति को, गौरव को अपने शब्दों में फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लैंग्वेज एप्रोप्रिएशन, ऑथर्स ऑफन राइट इन कोलोनाइजर्स लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और फ्रेंच बट कोलोनाइज इट बैक टू बाई यूजिंग लोकल इडियम्स, रिदम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब बात भाषा का अपनापन, यानी कि इंग्लिश तो ज़बरदस्ती थोपी गई थी, तो जो राइटर थे वो लैंग्वेज तो इंग्लिश या फ्रेंच ही यूज करते थे, लेकिन उसमें वो क्या करते थे, अपने देश के जो भी इडियम्स होते थे, अपने देश के जो मुहावरे होते थे, जो मुहावरे चलते हैं, अपने देश के जो मुहावरे होते थे, जो रिदम होते थे, लय, और जो प्रोवर्ब्स होते थे, उनको मिला देते थे अपने वर्क में। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती थी, लैंग्वेज फ्रेंच ही रहती थी, मतलब जिस भी देश के राइटर लिखते थे उस देश की लैंग्वेज रहती थी, लेकिन वो अपने देश के मुहावरे, लय और प्रोवर्ब्स मिला देते थे। वो इंग्लिश को अपनी शर्तों पर यूज़ करते थे। ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी हो गया था, मैंडेटरी नहीं था कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, जैसे कि अंग्रेजों के शासनकाल में था। तो राइटर अपनी भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ कर देते थे। समझ में आया? हाइब्रिडिटी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हाइब्रिडिटी मतलब दो संस्कृतियों का मेल। इसमें क्या था, ये उन लोगों के मेंटल सिचुएशन को दिखाता है जो अपनी पुरानी संस्कृति और अपनी पश्चिमी संस्कृति के बीच फंसे हुए थे। एक तो पुरानी संस्कृति ज़बरदस्ती उनके बीच में डाली गई थी, एक पश्चिमी जो संस्कृति थी, वेस्टर्न जो कल्चर था, ठीक है, एक ओल्ड कल्चर, एक वेस्टर्न कल्चर, इन दोनों के बीच में फंसे हुए थे।
ठीक है, यानी कि वे ऐसे राइटर जो वे ना तो पूरी तरह से विदेशी है, ना ही पूरी तरह से वो पारंपरिक हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चैलेंजिंग द कैनन, पुरानी कहानियों को चुनौती देना। राइटर क्या करते थे, राइटर इसमें रिटेलिंग फेमस वेस्टर्न स्टोरीज फ्रॉम द नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो राइटर जो होते थे वो इंग्लिश लिटरेचर की जो मशहूर कहानियाँ हैं उसको पलट कर लिखते थे, जैसे कि जेन आयर। ठीक है, जैसे कि जेन आयर की कहानी है, जैसे कि जेन आयर है, जेन आयर की कहानी में पागल औरत को विलन दिखाया गया था, लेकिन जीन राइस, ठीक है, जीन राइस ने क्या किया, वाइट सरगैसो सी लिखकर उसकी ट्रेजिक कहानी सुनाई। तो ये ध्यान रखना, जीन राइस की वाइट सरगैसो सी ये वर्क है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है जीन राइस का। ठीक है, और जेन आयर की कहानी में पागल औरत को विलन दिखाना, मतलब कुछ इस तरह ये लोग करते थे, पुरानी कहानियों को चुनौती देते थे। जानबूझ कर ये लोग क्या करते थे, इंग्लिश लिटरेचर की जो फेमस कहानियाँ होती थी उसको उलट कर लिखते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कुछ मेजर पोस्ट कॉलोनियल फिगर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। कॉलोनियल क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियल कब से, कौन सी सेंचुरी से आया था, कौन सी डेट है वो मैंने बता दिया है, बस उससे रिलेटेड राइटर को याद रखना। ठीक है, थीम को याद रख लेना, मैंने बताया है थीम। मेजर पोस्ट कॉलोनियल फिगर, द बिग गन्स। ठीक है, तो ये मेजर पहले इतना समझ लेते हैं कि जो कॉलोनियल था, कॉलोनियल लिटरेचर में जो शासक थे उनका मकसद क्या था, साम्राज्य को सही ठहराना। उनकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, लैंग्वेज वो शुद्ध और मानक मैंडेटरी था इंग्लिश लिखना। सोच क्या थी, कॉलोनियल में जो कॉलोनाइजर थे, जो शासक थे, उनकी सोच क्या थी, जो शासन कर रहे थे उनकी सोच ये थी कि हम सुपीरियर हैं और वो पिछड़े हैं। जो भारतीय जहाँ पे भी वो राज कर रहे हैं, भारतीय क्या है, पिछड़े। जैसे मैं भारत का ही एग्जांपल ले लो, भारत क्या है, पिछड़े हैं। जो कॉलोनाइजर थे, जो शासक थे, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनका ये था, मकसद ये था साम्राज्य को, एम्पायर को सही ठहराना। लैंग्वेज ये थी कि शुद्ध प्योर होनी चाहिए, मानक पूरी इंग्लिश होनी चाहिए। और क्या सोचते थे कॉलोनाइजर, शासक, वो सोचते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है, हम सुपीरियर हैं, वो पिछड़े हैं। अब वहीं पे कॉलोनाइज यानी कि पोस्ट कॉलोनियल की क्या बात करेंगे, जो लोग शासित थे, जो बेचारे दबे कुचले थे, यानी कि शासन के अंडर थे। जब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आए तो ये लोग ना फिर से अपनी जड़ों को फिर से खोजना शुरू किया और लैंग्वेज पे किस पे ध्यान दिए, जो लोकल लैंग्वेज थी, यानी कि जिस देश की जो लोकल लैंग्वेज थी उसी को खोजा उन्होंने, उसी चीज़ को बोला, उसी चीज़ को अपनी राइटिंग में लिखते थे। और क्या सोच क्या थी, सोच ये थी कि हम अलग भले हैं लेकिन पर बराबर सब लोग हैं। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का जो शासित लोग थे, यानी कि जिस पे शासन ने शासित किया था, मतलब जो शासक थे जिस पर वो लोग शासन करते थे, वो लोगों की सोच थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेजर पोएट्स कॉलोनियल फिगर की बात करेंगे, बिग गन, दिस ऑथर आर सेंट्रल टू द ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। चिन्मा अचबे, चिन्मा अचबे ये नाइजीरिया के हैं, ध्यान रखना है। चिन्मा अचबे का ये नाइजीरिया का है। इनका जो वर्क है की वर्क्स ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क किसका है। थिंग्स फॉल अपार्ट है, एरो ऑफ गॉड है, नो लॉन्गर एट ईजी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है चिन्मा अचबे का। ओके, इनकी थीम क्या है, ये थीम मतलब ये किस पे लिखते थे, अपने वर्क किस पे लिखते थे। ठीक है, द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर एंड ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। तो चिन्मा अचबे, इन्हें मॉडर्न अफ्रीकी लिटरेचर का जनक माना जाता है। पहले तो ये याद रखना चिन्मा अचबे को, ठीक है, इन्हें मॉडर्न द फादर ऑफ, है ना, तो ये ध्यान रखना चिन्मा अचबे को क्या माना जाता है, चिन्मा अचबे को मॉडर्न अफ्रीकी लिटरेचर का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इनकी बुक है थिंग्स फॉल अपार्ट, इनकी जो बुक है थिंग्स फॉल अपार्ट ये दिखाती है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसमें इन्होंने लिखा कि कैसे अंग्रेजों के आने से एक हंसता खेलता नाइजीरिया समाज बिखर गया। यानी कि नाइजीरिया के थे, नाइजीरिया पर अंग्रेजों का शासन था और इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट में यही चीज़ें बताई। मतलब कहीं ना कहीं किसके, जो ब्रिटिश राइटर हैं उनकी आलोचना की। ब्रिटिश राइटर नहीं, जो उस समय के जो थे, शासन कर रहे थे, उनकी आलोचना इन्होंने किया। ठीक है, इसमें इन्होंने दिखाया कैसे अंग्रेजों के आने से एक हंसता खेलता नाइजीरिया समाज बिखर गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। थिंग्स फॉल अपार्ट है, एरो ऑफ गॉड है, नो लॉन्गर एट ईजी है। ओके, थीम से क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर एंड ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, जैसे कि मैंने अभी बताया।
दूसरा याद रखना सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी ये इंडिया एंड यूके। की वर्क्स याद रखना मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका ये ना सलमान रुश्दी जो है ये मैजिकल रियलिज्म के लिए फेमस है। किसके लिए? मैजिकल रियलिज्म, इसके लिए ये फेमस है, ठीक है। तो इनका ये वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन में इन्होंने भारत की आज़ादी और जो डिवाइड मतलब जो डिवीज़न हुआ था उसकी कहानी को फैंटेसी के साथ जोड़कर पेश किया है, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है कॉलोनियल का, पोस्ट कॉलोनियल का एलिमेंट्स देखने को मिलता है इनके वर्क में, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। थीम्स है नेशनल आइडेंटिटी, मैजिकल रियलिज्म, एट द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट याद रखना एडवर्ड सईद। अगर आप कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल पढ़ रहे हो तो ये सबसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद ये राइटर नहीं है, ये क्या थे? एक महान थिंकर थे, ठीक है। ये एक ग्रेट थिंकर थे, ठीक है, विचारक थे। इनकी एक बुक है ओरिएंटलिज्म, ये इनकी बुक है ओरिएंटलिज्म। इन्होंने दुनिया को समझाया, इस बुक में इन्होंने ये समझाया, दुनिया को समझाया कि कैसे वेस्ट ने जानबूझकर ईस्ट को पिछड़ा और रहस्यमयी दिखाया। यानी कि जो वेस्टर्न थे, जो पश्चिम की तरफ के लोग थे, उन्होंने जानबूझकर पूर्व की तरफ को लोग को पिछड़ा बताया, रहस्यमयी बताया, ताकि वो उन पर राज कर सके, ठीक है। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ये भी वर्क याद रखना। थीम मैंने बताया क्रिटिकल थ्योरी एक्सप्लोरिंग हाउ टू वेस्ट व्यूज एंड इन्वेंट द ईस्ट, ठीक है। अगला जो याद रखना आपने फ्रांज फैनन, ठीक है। अगला फ्रांज फैनन, ये अल्जीरिया के थे। की वर्क्स याद रखना। जो फ्रांज फैनन है ना, ये एक साइकोलॉजिकल होने के नाते इन्होंने बताया कि गुलामी का कारण काले लोगों के मन में हीन भावना घर कर जाती है, ठीक है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्होंने ये बताया। ये एक साइकोलॉजिकल थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया, एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने बताया कि गुलामी के कारण जो काले लोग हैं उनके मन में हीन भावना घर कर जाती है, ठीक है। इनके कुछ वर्क्स हैं, द रैच ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन, वाइट मास्क, ये सारे इनके वर्क हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको ये कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल की थीम देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्क है। थीम है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन द कोलोनाइज। अगला जो याद रखना आपने गुगी, गुगी वा थियोंगो, ये केन्या के हैं, ठीक है। गुगी वा थियोंगो, इनका कहना है कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी मदर टंग में लिखना और सोचना शुरू नहीं करेंगे। ये इनका कहना था कि आज़ादी तो तभी मिलेगी ना जब हम अपनी जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग, हिंदी में बोल दे रही हूँ, अरे इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, जो हमारी मदर टंग है उसमें लिखना और सोचना शुरू नहीं करेंगे। ये इनका कहना था, तब जाके हमें कहीं असली आज़ादी मिलेगी। भाई जैसे हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम अगर हिंदी में ही लिखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, हर जगह हिंदी हिंदी है, तभी तो लगेगा ना असली आज़ादी है। लेकिन ऐसा कहाँ, आजकल तो इंग्लिश ही हर जगह राज कर रहा है। तो ये इनका कहना था। इनके वर्क्स को याद रखना, ग्रेन ऑफ व्हीट, पेटल्स ऑफ ब्लड, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये सारे इनके वर्क्स हैं, ठीक है। ये थीम याद रखना। अब आ जाते हैं हम जो रीजनल ब्रेकडाउन, ठीक है, रीजनल ब्रेकडाउन। अफ्रीका, यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गुलामी का दर्द अलग अलग था, इसलिए वहाँ की लिटरेचर भी अलग थी। अफ्रीका भी था, गुलाम था, ब्रिटिश का, यूरोप के लोगों का, ब्रिटेन का एंड फ्रांस का। तो वहाँ पे भी भाई जो राइटर थे उनके भी दर्द रहे होंगे उनकी लिटरेचर लिखने में, और वहाँ का भी लिटरेचर अलग है। तो यहाँ की जो कहानियाँ होती थी वो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका का जो नस्लवाद के इर्द गिर्द घूमती थी, ठीक है। अफ्रीकन लिटरेचर ऑफन ग्रैपल विद द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका एंड द ट्रांजिशन ऑफ सेल्फ रूल, ठीक है। मतलब यहाँ की कहानियाँ में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि यूरोपीय देश द्वारा अफ्रीका और नस्लवाद की, मतलब जो अफ्रीका के लोग हैं और जो नस्लवाद है उनकी इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती थी। जैसे कि इसमें एक राइटर हैं, ध्यान रखना है, ओले शोइंका, ठीक है, ओले शोइंका, इनका नाम याद रखना। ये अपने प्ले के थ्रू
नाइजीरिया जो संस्कृति है और विदेशी सोच के टकराव को दिखाती हैं, ठीक है, दिखाते हैं ये अपने प्ले के थ्रू। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, द इंटरप्रिटर्स, ये इनके वर्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे याद रखना, ये अफ्रीका का मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट याद रखना चिमामांडा अदिची, ठीक है, ये याद रखना चिमामांडा अदिची। ये मॉडर्न समय में युद्ध और पहचान के आइडेंटिटी को लिखती हैं। हाफ ऑफ अ येलो, ये ध्यान रखना। सन है पर्पल हैबिसस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है, अगली जो है J.M. कोटेज, ये वेटिंग फॉर द बारबेरियंस डिसग्रेस, ये इनका वर्क याद रखना आपने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये भी याद रखना, सितसी डेंगा रेमगा नर्वस कंडीशन, याद रखना इनका, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस करेंगे, सितसी डेंगा रेमगा। तो इनका याद रखना नर्वस कंडीशन। तैयब साले सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, ये याद रखना। अब आ जाते हैं साउथ एशिया में हम लोग। साउथ एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना। यहाँ के लिटरेचर का सबसे बड़ा घाव ये था 1947 का पार्टीशन, जो विभाजन हुआ था। यहाँ के लिटरेचर में आपको ये देखने को मिलेगा जब 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, यानी कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका अलग अलग सब हो गए थे। तो ये ध्यान रखना। वर्क्स फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका फ्रिक्वेंटली डील विद द पार्टीशन 1947। तो इस टाइम का इंडियन राइटर पे आ जाएंगे हम। तो इंडियन राइटर में सबसे पहले आ जाती हैं अरुंधति रॉय। इनका वर्क याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनके वर्क में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये दुख दर्द देखने को मिलेगा 1947 का जो पार्टीशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनीता देसाई का याद रखना, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे। अमिताभ घोष का याद रखना, द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस। मतलब अरुंधति जो रॉय है और अमिताभ घोष हैं, इन दोनों को याद रखना। ये जो राइटर है ना, ये दिखाते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी, मतलब इनके राइटिंग में आप क्या देखोगे, इनके राइटिंग में आप ये देखोगे जो अरुंधति रॉय हैं और जो आपके अमिताभ घोष हैं, इन दोनों की राइटिंग में ये लोग अपने राइटिंग के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू ये दिखाते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी, मतलब 1947 में अंग्रेजों का शासन चला गया था, भारत आज़ाद हो गया था, उसके जाने के बाद भी, उन लोग के जाने के बाद भी जो जातिवाद है, जो सीमा विवाद है, जैसे मुद्दे कैसे आज भी हमें परेशान कर रहे हैं, जातिवाद आज भी ख़त्म नहीं है, जो सीमा विवाद है वो आज भी ख़त्म नहीं है। तो ये इनके वर्क में देखने को मिलता है, ठीक है। वापसी सिडवा, क्रैकिंग इंडिया, ये ध्यान रखना। मुल्कराज आनंद जी को याद रखना, अनटचेबल एंड कुली। तो मुल्कराज आनंद जी, इन्होंने समाज के सबसे निचले तबके, जो अछूत या कुली की आवाज़ उठाई। अब आ जाते हैं करेबियन पे, करेबियन लिटरेचर। यहाँ की लिटरेचर में स्लेवरी, अपनी जड़ों की तलाश थीम है, ये मुख्य है, मतलब मेन है। यहाँ के लिटरेचर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ के लिटरेचर में ये देखने को मिलेगा गुलामी और अपनी जड़ों को दोबारा से ढूंढना, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अफ्रीका से लाकर बसाया गया था। जैसे कि इसमें जो नाम आएंगे सबसे पहले, B.S. नायपॉल, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये देखने को इनके वर्क में ये देखने को मिलेगा। द मिमिक मैन, ठीक है। जैसे कि ड्रेक वॉलकट का ओमेरस ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन। तो ड्रेक वॉलकट और V.S. नायपॉल ने अपनी पहचान और घर की तलाश पर लिखते हैं अपनी राइटिंग, तो ये ध्यान रखना। जीन रईस, वाइट सरगैसो शी, ये पोस्ट कलोनियल प्री इक्वल टू जेन आयर। जॉर्ज लैमिंग, इन द कैसल ऑफ माई स्किन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और आ जाते हैं एमी सीसेयर, डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, नोटबुक ऑफ रिटर्न टू द नेटिव लैंड। ये सारे राइटर हैं, उनके वर्क को याद रखना, सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना। कलोनियल लिटरेचर, द कॉलोनाइजर, द पर्सपेक्टिव, यानी कि ये वो लिटरेचर है जो अंग्रेजों या यूरोपियों ने लिखा था। ये वो लिटरेचर है जो अंग्रेज या फिर जो यूरोपीय लोग थे, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है। जो आपका कॉलोनियल लिटरेचर, द कॉलोनाइजर, पर्सपेक्टिव, इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि वो हमारे बारे में क्या सोचते थे। जो ब्रिटिश राइटर थे, जो लिखते थे अपना लिटरेचर, वो भारत को किस नज़र से देखते थे, कैसे देखते थे, ठीक है। जो कॉलोनाइजर पर्सपेक्टिव, यानी कि जो लोग थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस के लोग थे, जो भारत पर, नाइजीरिया पर, अफ्रीका पर, अमेरिका पर जो शासन कर रहे थे, वो लोग लिटरेचर में किस नज़र से भारत को देखते थे। मैं भारत को ही लेके चल रही हूँ, किस नज़र को किस नज़र से देखते थे, तो अपने जो लिटरेचर है, अपनी राइटिंग में वो लिखते थे, ठीक है, क्या सोचते थे।
तो ये ध्यान रखना। जैसे कि जोसेफ कॉनरैड हैं, ये ब्रिटिश थे, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये ब्रिटिश राइटर थे, यही थे कोलोनाइजर, हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि E.M. फॉस्टर थे, रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया, ये इंडिया के थे। रुडयार्ड किपलिंग ये किम द वाइट मैन्स बर्डन, जैसे कि आप ध्यान रखोगे रुडयार्ड किपलिंग का, रुडयार्ड किपलिंग मानते थे कि गोरों का फर्ज है कि वह असभ्य दुनिया को सभ्य बनाए। वहीं पे जोसेफ कॉनरैड क्या कहते थे, इनकी जो बुक है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये दिखाती है कैसे सत्ता इंसान को लालची और क्रूर बना देती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डेनियल डीफो भी याद रखना। रॉबिन्सन क्रूजो ऑफन सीन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। एफ्रा बेन का ओरोनोको अर्ली डिपिक्शन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एफ्रा बेन का जो ओरोनोको है, इसमें स्लेवरी का डिपिक्शन देखने को मिलता है, गुलामी का। ओके, अब एक चीज़, 3 चीज़ें याद रखना है कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल में। ये 3 हाइब्रिडिटी, सबाल्टर्न, मिमिक्री, ये 3 वर्ड जरूर पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये 3 मतलब की कॉन्सेप्ट है। इन तीन वर्ड को समझ लिया, समझ लो, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझ लिया। सबसे पहले याद रखना हाइब्रिडिटी, हो सकता है इसके डेफिनेशन पूछ लिया जाए। तो हाइब्रिडिटी क्या होता है, हाइब्रिडिटी मतलब इन बिटवीन आइडेंटिटी फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ कॉलोनियल एंड नेटिव कल्चर। होमी के भाभा जैसे थी, इनके वर्क में हाइब्रिडिटी देखने को मिलती है। जैसे ये था हाइब्रिडिटी मतलब जब एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी पुरानी संस्कृति यानी कि जो ओल्ड कल्चर है और नई संस्कृति का मिश्रण बन जाता है। यानी कि उसके अंदर पुरानी संस्कृति मतलब वो जैसे एक आदमी है, भारत का है, अब भारत की उसके अंदर संस्कृति भरी हुई है, उसमें से वो क्या करेगा, उसको विदेशी संस्कृति सिखाया जाएगा। आके ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, उसको विदेशी संस्कृति सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों संस्कृति आ जाएगी। एक तो पुरानी भी है, उसकी अपनी है, और एक विदेशी संस्कृति उसके भरा जा रहा है, तो दोनों का मिश्रण वो बन जाता है। यानी कि वो ना तो पूरी तरह से, उसके बाद जब उसके अंदर दोनों आ जाएगा, यानी एक तो ओल्ड कल्चर आ जाएगा, जैसे भारत का रहन सहन, लैंग्वेज, हर चीज़ उसके अंदर होगी, एक उसको विदेशी वाला सिखाओ, उसके अंदर वो भी रहेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है उस पर्सन के अंदर। इट मीन्स कि वो ना पूरी तरह से देशी रहता है, ना ही विदेशी। ठीक है, अगर किसी पर्सन को गांव की हर चीज़ पता है और शहर की भी हर चीज़ उसके अंदर भर दो, तो वो ना गांव का रहेगा, ना पूरी तरह से वो गांव का रहेगा, ना पूरी तरह से शहर का रहेगा। यानी कि उसके अंदर हाइब्रिडिटी होगी, मिश्रित रहेगा दोनों का, तो उसे ही कहा जाता है हाइब्रिडिटी। दूसरा वर्ड याद रखना, सबाल्टर्न। सबाल्टर्न, सबाल्टर्न क्या होता है, सोशल ग्रुप हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पावर हायरार्की एंड कैन नॉट स्पीक, जैसे कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के वर्क में देखने को मिलता है। सबाल्टर्न क्या होता है, समाज का वो सबसे निचला हिस्सा, जैसे कि गरीब, आदिवासी, महिलाएं, जिनकी आवाज़ सत्ता की गलियारों तक कभी नहीं पहुंचती, समझ में, उसे ही कहा जाता है सबाल्टर्न। समाज का वो सबसे लोअर क्लास का पार्ट, लोअर क्लास, जैसे गरीब हो गए, आदिवासी, महिलाएं, आदिवासी को समझ ले ना दिमाग में, ये वो लोग हैं ना जिनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक कभी पहुंचती ही नहीं है, इसे कहा जाता है सबाल्टर्न। एक और याद रखना, मिमिक्री। When the colonized person adopt the habit and language of the colonizer often as a survival tactic or a mockery। मिमिक्री क्या होता है, जब गुलाम पर्सन अपने मालिक यानी कि जो गुलाम थे, जैसे कि हम इंडियंस 1947 से पहले गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के, तो जब गुलाम पर्सन यानी कि जब गुलाम अपने मालिक यानी कि अंग्रेजों की तरह बोलने लग जाए, कपड़े पहनने लग जाए और अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने की नकल करता हो, तो ये नकल कभी डर से हो सकती है या तो कभी मजाक उड़ाने के लिए, उसे कहा जाता है मिमिक्री। ठीक है, यानी कि जब गुलाम पर्सन यानी कि जब गुलाम अपने मालिक की तरह बोलने लग जाए, कपड़े पहनने लग जाए, व्यवहार करने लग जाए, नकल करने लग जाए, तो हो सकता है नकल डर से कर रहा हो या फिर यानी कि अंग्रेजों के दबाव से कर रहा हो या तो मजाक उड़ाने के लिए कर रहा हो, तो ये मिमिक्री है। ठीक है, तो ये थी भाई, ये 3 वर्ड भी याद रखना। ओके, और ये सारे नाम भी याद रखना, सब बता दिया जितना था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सब पढ़ा दिया है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कंप्लीट हो गया है, सारे एग्जाम फैक्ट भी मैंने बता दिए हैं, बाकी इस पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर इसकी कराऊंगी पूरा अच्छे से,
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का है, दोनों जगह जुड़ जाइएगा, लेकिन टेलीग्राम पे ही PDF आपको मिलेगी, ठीक है, टेली पे ही मिलेगी, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, समझ में आया या नहीं ये भी बताइएगा, टू द पॉइंट ही याद रखना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ओके एंड बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।